अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकोनॉमिक्स के 19th लेक्चर में हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने मैक्रो इकोनॉमिक के एक इम्पॉर्टेंट इशू जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था उसको कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक नया टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसकी ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आज का नया टॉपिक शुरू करें, मैं ये चाहूँगी कि हम अपने पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। पिछले लेक्चर में हमने बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या फिनोमिना है, और हमने ये कहा कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम अपनी लेबर फोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। टोटल लेबर फोर्स में नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड प्लस द नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड। और जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेते हैं, देन वी टेक कैपिटल लेटर U which is the number of people who are unemployed as a ratio to the total labor force कैपिटल लेटर L। और हमने ये बात की कि there is a natural rate of unemployment जो कि किसी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है for a certain period of time। यानी कि ये वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो कि इकोनॉमी में प्रिवेल करता है इवन इफ the economy is experiencing the economic growth। अब ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसके बिहाइंड द सीन क्या क्या वजह हैं और किस वजह से जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रिवेल करता है इन एनी सोसाइटी। हम उस डिस्कशन में बात करते हुए आगे बढ़े और फिर हमने ये बात की कि इस नेचुरल रेट के पीछे हमारे पास एक और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या पॉलिसी मेजर्स ले सकती है, उसमें हमने ये कहा कि एट टाइम्स हमारे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का प्रोसेस भी होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि अगर इकोनॉमी जो है फॉर एग्जांपल एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, तो क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास ग्रोथ रेट कम हो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे लेबरर्स या वर्कफोर्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ले ऑफ हो जाएंगे, और वो जो है उनको रीट्रेन करना पड़ता है, दैट नीड सम टाइम टू गेट देमसेल्व्स एडजस्टेड फॉर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और द ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसी तरह एक और सेक्टोरल शिफ्ट की जो एग्जांपल है वो ये भी हो सकती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के बजाय हमारी इकोनॉमी जो है वो सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा हो, जैसा कि आजकल जो है वो बहुत तेजी से सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। तो उस सूरत हाल में भी हमारी जो लेबर है उसको जो है ट्रेन करना पड़ता है, दे नीड सम टाइम टू ट्रेन देमसेल्व्स सो दैट कि वो नए ग्रोइंग सेक्टर में एडजस्ट हो जाए। सो दिस इज वन रीजन फॉर द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें ये था कि हाउ द गवर्नमेंट कैन हेल्प देम आउट, बट शुड बी द पब्लिक पॉलिसी। तो उसमें हमने ये कहा कि पब्लिक पॉलिसी जो है दे कैन गो फॉर द जॉब ट्रेनिंग सेंटर्स, कि नए ग्रोइंग सेक्टर्स के लिए लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, और उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज भी खोल दे जिसमें जो है लेबर फोर्स हु आर विलिंग टू वर्क and they are in search of job and plus the employer who are in search of the labor or the workforce, वो दोनों जो है वो कांटेक्ट करें और उनकी आपस में स्किल्स को मैच करने के बाद जो है गवर्नमेंट जो है वो उन लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में मदद कर सके। लेकिन इस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में हमने दो रेट्स की बात की थी। एक हमने कहा था कि फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु आर एबल टू फाइंड द जॉब F, and then we also said कि fraction of people who are unable to find the job, meaning they have been fired, they have been separated from the job with the lowercase letter s। और overall हमने कहा था कि U over L which is the natural rate of unemployment is equal to S divided by S plus F। S is the number of people or the fraction of people who are separated from the job divided by the number of people who have been separated from the job plus the number of people who have found the job, that is F। अगर हमारा number of people who have been separated from the job they are exactly equal to the number of people who have been able to find the job, तो देन क्या होगा कि हमारे पास नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 0 हो जाएगा।
लेकिन हर इकोनॉमी में सर्टन लेवल ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रिवेल करता है, और हमारे पास एफ जो है दैट इज सपोज टू बी लेस देन 1। तो हमने ये कहा कि वाई दिस एफ विच इज द नंबर ऑफ पीपल हु फाइंड द जॉब इज लेस देन 1, तो हमने कहा उसमें 2-3 जो है वो मेन रीजंस होती हैं। एक रीजन उसमें ये थी कि वेज रिजिडिटीज, यानी कि जब भी वर्कर जो हैं उनको उनकी मार्जिनल प्रोडक्ट से ज़्यादा जो है वेज ऑफर की जाए, तो उस सूरत हाल में हमारे पास जो है मार्केट इक्विलिब्रियम की वेज रेट कम होगी, यानी मार्केट की रियल वेज विच इज़ W/P अगर वो कम है और हमने जो वेज फिक्स की है दैट इज़ अबव दैट लेवल, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि हमारे पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगी। तो इसी अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम देखना चाहते हैं कि वेज रिजिडिटी की वजह से पैदा होती है, तो उसमें जो है सर्टेन फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते थे, उसमें हमने बात की थी कि मिनिमम वेजेस। नॉर्मली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द अनस्किल्ड वर्कर्स, टीनेजर्स एंड द अदर्स, उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो एक मिनिमम वेज रेट जो है वो फिक्स कर देती है। अगर वो मिनिमम वेज रेट इज सेट अबव द मार्केट रियल वेज, क्लियरिंग रियल वेज, तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि वर्कर्स जो हैं दे विल बी विलिंग टू वर्क एट दैट मिनिमम वेज, लेकिन जो एम्प्लॉयर होंगे दे विल नॉट हायर ऑल द वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क, देयरफॉर उनकी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पैदा हो जाएगी। दूसरी हमने बात की थी कि यूनियंस, कि लेबर यूनियंस जो हैं दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू द अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें क्या है कि लेबर यूनियन जो है वो दे गेट अ काइंड ऑफ मोनोपोली पावर इन वेज फिक्सेशन, तो वो जो है कोशिश ये करते हैं कि वो मार्केट इक्विलिब्रियम वेज से जो है वो ज्यादा हायर वेज नेगोशिएट करें विद द एम्प्लॉयर। इस सिलसिले में हमने ये भी बात की थी कि हमारे पास लेबर फोर्स के 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, एक है इनसाइडर्स का और दूसरा है आउटसाइडर्स का। जो इनसाइडर्स वर्कर्स का वो ग्रुप है जो कि हमारे यूनियंस के जो हैं वो मेंबर्स हैं, और उनकी कोशिश यही होती है कि वो नेगोशिएट करें विद द एम्प्लॉयर सो दैट दे आर इन अ पोजीशन टू हैव हायर एंड हायर वेजेस। बट एट द सेम टाइम्स हमारे जो आउटसाइडर्स होते हैं वो आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द यूनियन, तो वो क्या करते हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंड अ जॉब। तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो एक लोअर वेज रेट पे भी दे आर विलिंग टू वर्क। तो ये इनसाइडर और आउटसाइडर की भी आपस में फ्रिक्शन पैदा हो जाती है, और अगर यूनियन इज सक्सेसफुल टू नेगोशिएट अ हायर वेज, तो उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयर जो होगा नंबर ऑफ वर्कर्स हायर जो है वो कम करेगा, और आउटसाइडर जो होंगे दे विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट इनटू द जॉब मार्केट, यानी उनको जो है जॉब नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी लेबर यूनियन जो है वो भी कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द अनएम्प्लॉयमेंट। और फाइनली देयर आर सर्टेन एफिशिएंसी थ्योरीज, और उन एफिशिएंसी थ्योरीज में भी बॉटम लाइन यही है कि हमें जो है वर्कर्स को हायर वेज पे करनी चाहिए। वन ऑफ द थ्योरीज जो है वो इट टॉक्स अबाउट कि अगर हमें क्वालिटी वर्कर्स चाहिए, यानी गुड क्वालिटी वर्कर्स चाहिए, देन वी शुड ऑफर देम अ हायर प्रीमियम वेज। इसी तरह की एक और थ्योरी भी ये कहती है कि इफ वी पे हायर वेजेस टू द वर्कर, तो उससे उनका जो है हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जो है वो बेहतर होगी, जो कि बहुत ज्यादा ट्रू है, रेलेवेंट है टू द डेवलपिंग कंट्रीज। तो अगर उनकी फिजिकल हेल्थ जो है वो बेहतर होगी, तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि हमारे वर्कर जो हैं उनका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा। एक और थ्योरी जो है एफिशिएंसी थ्योरी, वो ये भी कहती है कि अगर हम वर्कर्स को अप्रोप्रिएटली कंपनसेट करें तो उनका टर्नओवर रेट जो है वो लो हो जाता है, यानी वर्कर्स इफ दे आर हैप्पी व्हाट दे विल डू इज कि वो जॉब जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करेंगे। और जो टर्नओवर होता है, हायर टर्नओवर ऑफ द वर्कर्स, वो जो है एम्प्लॉयर के लिए एक कॉस्ट होता है, क्योंकि नए वर्कर्स को हायर करना, उनको ट्रेन करना, और उसके बाद जो है कुछ अरसे के बाद अगर वो चले जाते हैं देन दे नीड टू डू दैट एक्सरसाइज अगेन। तो ये सारी एफिशिएंसी थ्योरीज जो हैं वो ये कहती हैं कि इन ऑर्डर टू increase the efficiency of the workers and therefore the production of the employer or the plant, तो हमें जो है वर्कर्स को एक हायर वेज जो है वो पे करनी चाहिए। लेकिन एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो है दे आर आल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट द कॉस्ट, तो क्या होता है कि वो जो है
सारे workers who are willing to work, they cannot employ all of them and that results into the unemployment. अभी हमने ये बात कही थी कि जो हमारे पास फ्रिक्शनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में दैट प्रिवेल्स इन अ सोसाइटी, और उसमें हमने बात ये की थी कि द प्रोसेस इन विच अ वर्कर लीव्स वन जॉब एंड ट्राइज टू फाइंड आउट अनदर जॉब, सो दैट टाइम पीरियड इज नोन एज द फ्रिक्शनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इससे रिलेटेड एक और हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का, कि अगर वर्कर्स के पास अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो मौजूद हो तो उससे क्या होता है कि वर्कर्स जो हैं दे डू नॉट पुट मैक्सिमम एफर्ट टू फाइंड द जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जिसमें वो अनएम्प्लॉयड हैं उनमें जो है गवर्नमेंट उनकी लास्ट सैलरी जो ड्रा कर रहे थे उसका सर्टेन परसेंटेज जो है एज अ बेनिफिट वर्कर को देगी कुछ अरसे के लिए. तो उस टाइम पीरियड के दौरान वर्कर्स जो हैं दे विल नॉट पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स इन ऑर्डर टू फाइंड अ जॉब. जॉब सर्च उनकी इतनी ज्यादा नहीं होगी एंड देन एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड जो है वो प्रोलॉन्ग कर जाता है. लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक बेनिफिट भी है, और वो बेनिफिट क्या है कि अगर वर्कर जो है सीरियसली जॉब सर्च करना चाहता है और वो ऐसी जॉब ढूंढना चाहता है जो उसकी कैपेबिलिटीज या स्किल के साथ मैच करे, तो उसके लिए द वर्कर नीड सम टाइम. तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है वो उसको वो टाइम पीरियड या वो क्वेश्चन दे देती है जिसमें वो एक प्रॉपर जॉब जो है वो ढूंढ ले. तो जब प्रॉपर वो जॉब ढूंढ लेता है तो उससे उसकी स्किल्स मैच करती हैं विद द जॉब रिक्वायरमेंट एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी लेवल ज्यादा होता है एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है. तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर जिसमें हमने अनएम्प्लॉयमेंट को देखा दो मेन सिनेरियोज के अंदर, एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड दूसरा जो है हमने फ्रिक्शनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में. ये हमारा पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू था जो एक इम्पॉर्टेंट इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता था. अब हम एक और इश्यू ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करेंगे. तो आज हम बात शुरू करेंगे इश्यूज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमीज जो हैं वो किस तरह ग्रो करती हैं एंड व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दैट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. इस सिलसिले में हम बात शुरू करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के साथ, और प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड जो है हमारा साइड कवर हो जाएगी सप्लाई साइड, और फिर हम बात करेंगे कंजम्पशन जो कि हमारी डिमांड साइड को कवर अप करेगी. लेकिन इस सारी डिस्कशन में हम जो मॉडल यूज करेंगे दैट विल बी द सोलो मॉडल, कि सोलो की कंट्रीब्यूशन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज गिवन हिम द नोबेल प्राइज इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स. तो हम बेस लाइन जो है वो सोलो ही का मॉडल लेके चलेंगे, और जब हम इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे तो हम कंपैरिजन भी करते रहेंगे कि प्रीवियसली जो हमने मॉडल डिस्कस किया था एंड जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी उसमें और इस सोलो के मॉडल में या अजम्पशंस ऑफ द सोलो के मॉडल में क्या फर्क है. ओवरऑल हमारा जो फोकस होगा वो यही होगा कि सोलो का मॉडल यूज करते हुए हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी सोसाइटी. उसमें हम प्रोडक्शन साइड को कवर अप करेंगे विद द प्रोडक्शन फंक्शन, और वो हमारी सप्लाई साइड होगी, और डिमांड साइड को हम कवर करेंगे विद द कंजम्पशन फंक्शन विद अ वेरी सिंप्लीफाइड कंजम्पशन फंक्शन. और उसके बाद जो है हम रोल ऑफ द सेविंग्स को देखना चाहेंगे एंड द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड द इन्वेस्टमेंट्स. और फाइनली हम बात करेंगे कि कैपिटल एक्यूमुलेशन की. और कैपिटल एक्यूमुलेशन की जब बात करते हैं तो इस सिलसिले में हम कैपिटल में जो चेंजेस आती हैं फ्रॉम टू सोर्सेज. एक सोर्स है हमारा कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी कहा था कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो दैट इज अ फ्लो वेरिएबल, और कैपिटल जो है हमारा स्टॉक वेरिएबल है. इसलिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाती है हमारी कैपिटल जो कि स्टॉक वेरिएबल है वो बढ़ती चली जाती है. लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल आज के लेक्चर में हम जो है सोलो मॉडल को ही यूज करते हुए जब कैपिटल की बात करेंगे या कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात करेंगे तो हम एक और एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ द डिप्रिसिएशन, कि जो हम कैपिटल स्टॉक को यूज करते हैं तो रेगुलर बेसिस पे उसकी वियर एंड टीयर होने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती चली जाती है.
تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے جو ڈپریسیشن کی وجہ سے ہمارا کیپٹل سٹاک جو ہے وہ ڈکلائن کرتا ہے اور انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہمارا کیپٹل سٹاک جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اوور آل جو کیپٹل سٹاک کی چینجز ہیں اس کا ہم رول دیکھنا چاہیں گے ان دی اکنامک گروتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ رول آف دی سیونگس، کہ سیونگ ریٹ کا کیا رول ہے ان دی اکنامک گروتھ آف اینی پرٹیکولر اکانومی. اور فائنلی جو ہے ہم بات کرنا چاہیں گے آج کے لیکچر میں کہ اسٹیڈی اسٹیٹ ایکولیبریم کیا ہے، ٹیکنگ دی ازامپشنز آف دی سولو ماڈل. کہ سولو کے ماڈل کو یوز کرتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اسٹیڈی اسٹیٹ ایکولیبریم کیا ہے، جیسے کہ پہلے ہم کہتے رہے ہیں کہ اسٹیڈی اسٹیٹ ایکولیبریم جو ہے وہ والی سینیریو ہے یا وہ سچویشن ہے کہ جس میں جو ہے ہماری مزید چینج جو ہے وہ دیٹ ڈز ناٹ ٹیک پلیس، اور ہر چیز جو ہے وہ مرج یا موو کرتی ہے ٹورڈز دیٹ ایکولیبریم لیول آف دی جی این پی اور دی کیپٹل اور دی سیونگز اور دی ریسٹ آف دی ویریبلز جو کہ ڈٹرمن کر رہے ہیں ہماری اکنامک گروتھ کو. تو ہم شروع کرتے ہیں ایشوز ان اکنامک گروتھ، اینڈ اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وائی ڈو وی وانٹ ٹو ڈسکس دس کانسیپٹ آف دی اکنامک گروتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کمپیئر کریں سے 20 years before, say in the years 70s or the 80s, the decade of 70s or the decade of 80s, and the standard of living as of today. تو common phenomena یہ ہے کہ for each and every economy, for each and every country, ہمارے پاس جو physical standard of living ہے اس میں improvement آتی ہے over a period of time. اگر ہم کمپیئر کریں جو فیسلٹیز تھیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ٹیلی کمیونیکیشن ایز سچ، جو فیسلٹیز تھیں ہمارے پاس ان دی ایئر 1970s اینڈ دی 80s اینڈ آج کے کمپیئر انٹرنیٹ کو دیکھ لیں، اٹ وازنٹ دیئر. اسی طرح اور بہت سی ٹیکنالوجیکل چینجز آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ الٹیمیٹ بینیفٹ کیا ہے کہ دیر از کمفرٹ ان آور لائف اینڈ دیر از انکریز ان آور اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے، دیٹ از ٹرو فار ایچ اینڈ ایوری نیشن، چاہے ہم ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کر رہے ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کر رہے ہیں یا ان ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کر رہے ہیں. ود دی پیسج آف دا ٹائم دیر از آلویز امپروومنٹ ان آور اسٹینڈرڈ آف لیونگ. تو آج ہم اس لیکچر میں یہ دیکھنا چاہیں گے کہ واٹ از بیہائنڈ دی سین، کہ یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ کس طرح امپروو کرتا ہے، واٹ آر دی فیکٹرز جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھنے میں یا امپروو ہونے میں. تو اس میں ہم سولو کا ماڈل جب یوز کریں گے تو ہم یہی دیکھنا چاہیں گے کہ اس اکنامک گروتھ میں ہمارے پاس کیپٹل، چینجز ان دی کیپٹل، چینجز ان دی پاپولیشن گروتھ اینڈ دی سیونگ ریٹس کس طرح جو ہے یہ انفلوئنس کرتے ہیں ہمارے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو. تو جب ہم شروع کرتے ہیں سولو ماڈل تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ود دی ہیلپ آف دی ڈیٹا سیٹ کہ مختلف کنٹریز جو ہیں ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ میئرڈ بائی دی پر کیپیٹا انکم کیا ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں آن دس پرٹیکولر سلائڈ. دی پر کیپیٹا انکم آف سلیکٹڈ کنٹریز year 2004 and the data is in US dollar. So we start with the highest per capita income for Norway, which is 43,350, and then we also have 25,250 for Germany, and then the Korea is also 12,020 and Kuwait is at 16,560. Then we go to the countries which are classified as the developing countries. So we come to say Indonesia at 810, India 530, Pakistan 470, Bangladesh 400 and Nigeria at 320. Now what this data set indicates is that if we take the data before the year 2004, the per capita GDP or the GNP or per capita income was lower, much lower than what is reported on this particular slide. تو یہ سلائڈ بیسیکلی ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہمارے پاس ڈفرنٹ کنٹریز جو ہے، نمبر ون کہ اکراس دی کنٹریز بھی ہماری گروتھ ریٹس فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ فرق ہوتے ہیں، بٹ ود ان اے پرٹیکولر کنٹری اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے ایز میئرڈ بائی دی پر کیپیٹا انکم وہ بھی امپروو ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہم آج کے اس ماڈل میں جس سولو کا جو ماڈل ڈسکس کریں گے we have summarized it on this particular slide here. There are two major paradigms. It is widely used
in policy making, and number 2 is it is also used as a benchmark against which most recent growth theories are compared. Now this SOLO model basically is widely used, and जब हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग पे आती है तो हमारा 16 का मॉडल जो है दैट इज यूज्ड एज अ बेंचमार्क, और यही 16 का मॉडल जो है हमारा दैट इज टेकन एज अ यार्डस्टिक through which we measure the standard of living, and we also try to look behind the scene. We want to know what are the factors which are contributing to this growth in the economies. और उसमें जैसे कि पहले मैंने बात की है, उसमें जो हम फैक्टर्स बात करेंगे वो होगा कैपिटल एक्यूमुलेशन का, यानी कि चेंज इन के, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास चेंज इन एल जो कि लेबर फोर्स का होगा, और फाइनली वी विल आल्सो लुक एट द सेविंग्स रेट as contributing towards the economic growth. अब सोलो का ग्रोथ मॉडल जो है बेसिकली दैट इज टेकन टू स्टडी कि अगर हमारे पास कैपिटल एक्यूमुलेशन हो, कैपिटल बढ़ जाए, ग्रोथ रेट इन कैपिटल एंड देन ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन एंड देन द चेंजेस इन आवर सेविंग्स रेट, वो किस तरह जो है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमी जो है उसको कंट्रीब्यूट करता है. तो हम जाते हैं डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर सोलो मॉडल. अब सोलो मॉडल में जो हमारी बेसिक अजम्पशंस हैं उसमें आपको याद होगा कि पीछे जब हम बात कर रहे थे कि हमारा आउटपुट जो है, हमने कहा था कि आउटपुट जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वन इज कैपिटल एंड द अदर इज लेबर. तो सोलो मॉडल में भी हम यही 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके चलेंगे, जिसमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा कैपिटल और दूसरा है लेबर. बट देयर इज अ डिफरेंस. हमारे प्रीवियस मॉडल में हमने अज्यूम किया था कि हमारा मॉडल इज अ स्टैटिक मॉडल, और उस स्टैटिक मॉडल में हमने ये कहा था कि क्वांटिटीज ऑफ लेबर एंड द क्वांटिटीज ऑफ कैपिटल दे आर एक्सोजेनस एंड फिक्स्ड, यानी उनमें कोई चेंज नहीं आता. और उसके साथ साथ हमने ये कहा था कि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन जो है वो भी फिक्स्ड है और एक्सोजेनस है. लेकिन जब हम बात करते हैं सोलो के मॉडल की तो उसमें हम जो है देयर इज वन फैक्टर प्रोडक्शन के, बट के इज नो मोर फिक्स. अब हमारा कैपिटल जो है वो फिक्स नहीं है, कैपिटल जो है हमारा बढ़ता है विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स, और कैपिटल हमारा जो है वो कम होता है विद हेल्प ऑफ द डिप्रिसिएशन, कि डिप्रिसिएशन की वजह से कैपिटल ने कम होना है और इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल ने बढ़ जाना है. जब हम दूसरे फैक्टर प्रोडक्शन की बात करते हैं जो कि लेबर है, हमारे प्रीवियस मॉडल में हमने अज्यूम किया था कि हमारा लेबर जो है वो दैट इज आल्सो फिक्स्ड. लेकिन सोलो के मॉडल में हम अज्यूम करेंगे कि हमारी जो लेबर है वो भी बढ़ती चली जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. सो लेट्स लुक एट द समरी ऑफ व्हाट आई जस्ट सेड ऑन दिस स्लाइड हियर कि सोलो मॉडल में के इज नो लॉन्गर फिक्स्ड, इन्वेस्टमेंट causes it to grow and depreciation causes it to shrink. Again, the difference between the solo model and the current previous model is कि solo model में हमारे पास K जो है that is increasing with the increase in investment and that is decreasing with the increase in depreciation. And then the labor is no longer fixed and population growth in solo model is contributing towards the growth in the population. And then we talk about the consumption function. सोलो के मॉडल में हमारा कंजम्पशन फंक्शन इज आल्सो सिंपलर देन व्हाट वी हैड इन द प्रीवियस डिस्कशंस. पिछले लेक्चर्स में आपको याद होगा कि हमने कहा था कंजम्पशन जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, जिसमें हमने बात की थी कि डिस्पोजेबल इनकम है आपकी नेशनल इनकम और द पर्सनल इनकम माइनस द डायरेक्ट टैक्सेस, और उसके बाद जो है आप कंजम्पशन में आएंगे. लेकिन सोलो के मॉडल में हमने अपने कंजम्पशन फंक्शन को सिंपल कर दिया और उसमें जो अजम्पशन लगाई है कि वी आर अज्यूमिंग कि देयर इज नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट. तो जब गवर्नमेंट का रोल नहीं है तो हमारे पास ना ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं और ना ही हमारे पास गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं. इसलिए एक तरफ तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन सिंपल हो जाता है और दूसरी तरफ हमारे पास रोल ऑफ द गवर्नमेंट जो है दैट इज नॉट देयर. एंड फाइनली जब हम बात करते हैं सोलो के मॉडल की तो वी आर आल्सो अज्यूमिंग कि हमारी इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि इसमें नेट इंपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स जिसको हम नेट एक्सपोर्ट्स एनएक्स की बात करते हैं उसका भी रोल हमने जो है वो
assume किया है कि economy is a closed economy. तो we try to recall कि जो पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी, हमने ये कहा था कि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है उसमें हमने assume किया था कि उसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट थे. We said कि हमारे पास y is equal to c plus i plus g plus nx. लेकिन जब हम सोलो के मॉडल की बात करते हैं तो वी आर ओनली रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स टू 2 कंपोनेंट्स ऑफ दिस एग्रीगेट डिमांड. One is the consumption and the other is investments. So these are the differences between the Solow model and the models we have discussed previously. Now let's look at this Solow model again and we are starting with our production function. जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, प्रीवियसली हमने ये कहा था कि हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में कैपिटल, लेबर एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड है. लेकिन सोलो के मॉडल में वी आर एज्यूमिंग कि हमारा कैपिटल भी चेंज होता है, जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया या डिस्कस किया कि कैपिटल बढ़ता है हमारी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से और कम हो जाता है डेप्रिसिएशन के बढ़ने से. और उसके साथ साथ हमने ये भी बात की कि जो हमारा कैपिटल है उसमें जब इजाफा होता है तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है. तो आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ एक ही बात की थी कि हमने कैपिटल को फिक्स करके लेबर को चेंज किया एंड वी टॉक्ड अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. अभी जब हम सोलो के मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग हम एज्यूम करेंगे कि एल इज फिक्स्ड और लेटर ऑन अगले लेक्चर्स में जाके हम एल को भी फ्लेक्सिबल कर देंगे और हम देखेंगे कि उसका क्या रोल है. लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे कि जब हम बात करेंगे कि हमारा कैपिटल जो है वो चेंज हो रहा है, तो जब कैपिटल चेंज हो रहा है तो उसके चेंज होने के साथ साथ जो है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी चेंज होगी. तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो किस तरह चेंज होती है. और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि रोल ऑफ द सेविंग्स रेट जो है वो क्या है. तो हम शुरू करते हैं विद एनालिसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ऑफ कोर्स कि जब भी हमने किसी इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो हम 2 मार्केट फोर्सेस हैं जिन पर रिलाई करते हैं, एक है डिमांड साइड एंड द अदर इज द सप्लाई साइड. जैसे मैंने पहले कहा कि सप्लाई साइड जो है दैट कम्स फ्रॉम द प्रोडक्शन फंक्शन, और हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज टेल्स अस कि हाउ कैपिटल एंड लेबर दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द आउटपुट, कि कितनी उनसे आउटपुट जो है वो पैदा होती है. सोलो मॉडल में हम ये पहले एज्यूम करेंगे कि लेबर फिक्स्ड है और कैपिटल चेंजिंग है एंड देयरफॉर वी विल फोकस ऑन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. और लेटर ऑन जो है हम लेबर को भी रिलैक्स कर देंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ हमारी लेबर फोर्स जो है वो भी चेंज होती चली जा रही है. और दूसरी तरफ हम डिमांड साइड को भी देखना चाहेंगे और उसको हम कवर अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन. तो इससे पहले कि हम प्रोडक्शन फंक्शन को डिटेल में देखें, वी वुड लाइक टू लुक एट सर्टेन डेफिनेशंस. सोलो मॉडल में जो डेफिनेशंस हम लेना चाह रहे हैं और जो बेसिक हमारे पास assumptions हैं, दे आर समराइज्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर. In aggregate term, we are saying that our production function is y is equal to f of k and l. If you try to remember, this is the same production function which we had in our previous lectures. कि हमारा जो output है उसको 2 factors of production determine करते हैं, एक है हमारे पास capital और दूसरा है labor. लेकिन difference ये है, यहाँ पे हमने ये assume नहीं किया कि capital और labor fixed है. सोलो के मॉडल में हम ये assume करेंगे कि पहले हमारा कैपिटल वेरिएबल है और उसके बाद हम लेबर की भी बात करेंगे. एंड फर्दर मोर हम इन्हीं चीजों को जो है पर लेबर टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं. सो वी हैव द लोअर केस लेटर y दैट इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय l, दैट इज आउटपुट पर वर्कर. एंड देन वी हैव द लोअर केस लेटर k which is k divided by l and that is the capital per worker. Furthermore, we will also assume कि we have the constant returns to scale. अब constant return to scale जैसे कि हमने पिछले डिस्कशंस में बात की थी, it tells us कि अगर हम किसी फ्रैक्शन के साथ अपनी दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएं तो हमारी आउटपुट जो है वो उसी फ्रैक्शन के साथ बढ़ जाएगी. सो दिस इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. तो सोलो मॉडल में हम बेसिक अजम्पशन यही लेंगे कि हमारी प्रोडक्शन में जो है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. एंड वी हैव रिटन दिस कंडीशन ऑन दिस स्लाइड. वी आर सेइंग z y is equal to f of z k z l for any value of z which is positive
or which is greater than 0. Now if we select Z, we say that Z is equal to 1 over L, then our production function will look like something which is reflected here as Y over L is equal to f of k L, k divided by L and 1. And we have just defined that Y over L is the lowercase letter y, which is per worker or output, and that is a function of per worker capital and 1. And now this lowercase letter y is also reflected as f of k. और अब हमारे पास जो f of k है, that is f of k is equal to k over L, which is lowercase letter k, and then 1, which is for the labor here. Now having defined this per capita or the per worker output and per worker capital, now let's look at the graph for the production function. अब इस production function के graph में we have taken the capital per worker lowercase letter k on the x-axis, and we have taken output per worker lowercase letter y on the y-axis. Now initially if we look at the f of k, which is the production function or the output, so here at the initial stages the slope of the curve is very steep, which means कि जो हम कैपिटल पर वर्कर बढ़ाते चले जाते हैं, हमारा आउटपुट पर वर्कर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता इसका स्लोप जो है वो कम होता चला जाता है कि जो अब हम मजीद कैपिटल पर वर्कर बढ़ाते हैं तो आउटपुट जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ती. और ये जो स्लोप है इस प्रोडक्शन फंक्शन का, दैट इज रिफ्लेक्टिंग द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. जैसे जैसे हम पर वर्कर कैपिटल बढ़ाते हैं तो उससे पर वर्कर आउटपुट में क्या चेंज आती है. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो एज इज रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर कि इफ वी से f of k plus 1 minus f of k, यानी प्रोडक्शन फंक्शन विद द k यूनिट्स एंड देन प्रोडक्शन फंक्शन विद k plus 1 यूनिट, यानी जब हमने 1 यूनिट बढ़ाया so we have production function with k plus 1 unit and minus the old production function with only the k units. So the difference between the two is our marginal product of capital. Now therefore when we look at the slope of the curve, initially it is very steep and we say the marginal product of capital is high, and later on it is becoming bit flatter, so we say the marginal product of capital is declining. So what it reflects here is that there are diminishing returns to the marginal product of capital. कि जो हम कैपिटल को बढ़ाते हैं इनिशियली जो है आउटपुट पर वर्कर में इजाफा ज़्यादा होता है और उसके बाद जो है आउटपुट पर वर्कर में इजाफा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है. तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. इसको फर्दर इलैबोरेट करने के लिए अगर हम एज्यूम करें कि एक सर्टेन वर्कर्स को आपने कोई इक्विपमेंट्स दिए हैं, उसके बाद जब आप उसमें इजाफा करते चले जाते हैं उसकी फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स को, तो उसकी कंट्रीब्यूशन टू द आउटपुट तेजी से बढ़ेगी, लेकिन एक स्टेज आएगी कि जिसके बाद मजीद इजाफा जो है आउटपुट पर वर्कर में उतना इजाफा नहीं लाएगा. तो ये फिनोमिना जो है दैट बेसिकली इज द डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम आइडेंटिटी की. जैसे कि प्रीवियसली मैंने कहा था कि जब हम नेशनल इनकम आइडेंटिटी की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे पास y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, यानी नेशनल इनकम इज कंपोज्ड ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस द नेट एक्सपोर्ट्स. लेकिन जब हम सोलो मॉडल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो बेसिक अजम्पशंस हैं. एक अजम्पशन है कि हमारी इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, देयरफॉर वी डू नॉट हैव एनी नेट एक्सपोर्ट्स. नंबर 2, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट का रोल जो है दैट इज नॉट देयर, यानी जी और टी दे आर नॉट प्रेजेंट. सो देयरफॉर आवर नेशनल इनकम accounting identity will look something like this, which is reflected on this slide. What we have here is y is equal to c plus I.
یعنی نیشنل انکم از اکول ٹو کنزمپشن پلس investments. Remember, no G and no NX. When we translate it in terms of per worker terms, so we can just divide all of these value by L. So we have Y divided by L lowercase letter y, per worker income is equal to C divided by Y, per worker consumption, and I divided by L is per worker investments. We also introduced the concept of the savings here. But when we are saying is saving, so why are we discussing it? We are discussing saving because the first component of our national income accounting is the consumption. تو کنزمپشن جو ہے جیسے پریویسلی پچھلی ڈسکشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری کنزمپشن از اے فنکشن آف ڈسپوزیبل انکم, اور ڈسپوزیبل انکم کو ہم نے یہ کہا تھا کہ انکم مائنس دی ڈائریکٹ ٹیکسز گیوز اس دی ڈسپوزیبل انکم. لیکن ہمارے اس سولو ماڈل میں رول آف دی گورنمنٹ از ناٹ دیئر, دی ٹیکسز آر ناٹ دیئر, دیئر فور ہمارا کنزمپشن جو ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی سیونگ. یعنی ہماری جو ٹوٹل انکم ہے اس کا کچھ پورشن ہم کنزیوم کریں گے اور کچھ پورشن جو ہے ہم سیو کریں گے. تو کنزمپشن کو دیکھنے کے لیے ان سولو ماڈل وی آر ڈیفائننگ ایس. S is the fraction of income which we save. Therefore, the total income is divided into two component. One is the savings and the other is the consumption. So, if we take S as the fraction of income or the percentage of income which we save, then 1 minus S is the consumption rate. Overall, اگر ہمیں consumption کو define کرنا ہے تو let's look at this slide here. Slide pay the saving rate, the fraction of income that is saved, as is an exogenous parameter. We assume that saving rate is not determined within our model, rather this is fixed and exogenous. And the second thing about this is that S is the only lowercase variable that is not equal to its uppercase version divided by the L. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے جیسے ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ لوور کیس لیٹر y is equal to uppercase letter y divided by L. Lowercase letter k we said is equal to the uppercase letter k divided by L, یعنی per worker capital and per worker output. لیکن جب ہم lowercase s use کرتے ہیں as a saving rate or the fraction of the income which is saved, that is not equal to the uppercase letter s divided by L, rather it is exogenously determined in this Solos model. We take it as fixed. تو اس کے ساتھ جب ہم نے کنزمپشن فنکشن کو ڈیفائن کرنا ہے تو وی ول سے کہ C دی کنزمپشن از اکول ٹو 1 مائنس ایس انٹو وائی. اگر ہم پر ورکر ٹرم میں دیتے ہیں تو ہم وی کین سے کہ پر ورکر کنزمپشن لوور کیس لیٹر C از اکول ٹو 1 مائنس ایس انٹو دی لوور کیس لیٹر وائی. تو یہ تو تھا ہمارا کنزمپشن فنکشن. اب ہم بات کرتے ہیں سیونگز اور انویسٹمنٹس کی. اگین جب ہم نے بات کرنی ہے سیونگز اور انویسٹمنٹس کی, وی نیڈ ٹو ڈیفائن سرٹن ٹرمس ہیئر اینڈ دیٹ ڈیفینیشن اینڈ دیٹ ایکسپلینیشن از گیون آن دس پرٹیکولر سلائڈ. Saving per worker is equal to S times Y, and the national income identity now is in per worker term is equal to Y is equal to C plus I. یعنی کہ ہمارے پاس پر ورکر انکم اور آؤٹ پٹ از اکول ٹو پر ورکر کنزمپشن پلس دی پر ورکر انویسٹمنٹس. دوسری طرف ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس جو سیونگ ہے پر ورکر دیٹ از ایس ٹائمس وائی. سو اف وی وانٹ ٹو ری ارینج our national income identity, then we will have I is equal to Y minus C, and then we have also said کہ Y minus C is our savings, کیونکہ جو آپ نے انکم ٹوٹل ارن کی ہے اس میں سے اگر جو آپ کنزیوم کرتے ہیں left over is your savings. So therefore we can say I is equal to Y minus C and that is equal to S time Y. Overall ہمارا relationship between I and which is investments and savings which is S time Y will look like something which is written on this slide کہ ہمارے پاس investments are equal to saving and then we can say I is equal to S time Y and that is S times F of K. اب جو آخری equation ہے اس میں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ I
which is the investment per worker, is equal to saving per worker, and that we can also say S times Y, and Y को हमने previously define किया था कि Y is equal to F of K. So in nutshell what we have here is कि per worker investments is equal to per worker savings, and that is equal to S times F of K. अब इन सारे relationships को हम explain करते हैं with the help of this particular graph here. इस ग्राफ पे हमने आउटपुट विच इज रिप्रेजेंटिंग द सप्लाई साइड, कंजम्पशन जो कि डिमांड साइड को रिफ्लेक्ट कर रही है, एंड इन्वेस्टमेंट जो है उनको कंसीडर किया है. सो व्हाट वी हैव टेकन हियर इज एक्स एक्सिस पे वी हैव टेकन द कैपिटल पर वर्कर लोअर केस लेटर के, एंड वाई एक्सिस पे आउटपुट पर वर्कर विच इज द लोअर केस लेटर वाई. एज बिफोर, जैसा कि पिछले ग्राफ में भी था, हमारे पास एफ ऑफ के इज द प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि जो हम पर वर्कर कैपिटल बढ़ाते हैं, हमारी आउटपुट पर वर्कर पहले तेजी से बढ़ती है और उसके बाद कम बढ़ती है, और इसी को हमने कहा था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. उसके साथ नीचे व्हाट वी हैव इज एस ऑफ एफ ऑफ के. अब एस ऑफ एफ ऑफ के जो है बेसिकली दैट इज रिफ्लेक्टिंग आर दिस सेविंग्स, और वही सेविंग्स जो है हमारी बराबर हैं इन्वेस्टमेंट्स के. याद करें कि पिछले जब हम इक्वेशन की बात कर रहे थे तो वी सेड कि हमारा I इज इक्वल टू S ऑफ Y, एंड दैट इज इक्वल टू S ऑफ F ऑफ K. तो यहाँ पे हमने एक फिक्स फ्रैक्शन S ली है और वो हमने F ऑफ K के साथ मल्टीप्लाई की है, तो दैट बेसिकली इज गिविंग अस द इन्वेस्टमेंट पर वर्कर. तो वी स्टार्ट विद द हाइपोथेटिकल लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर विच इज K1. तो इस K1 के ऊपर what do we have here? K1 where it is touching the F of K is giving us the total Y1, यानी output per worker is reflected in Y1. दूसरी तरफ ये Y1 जो है that has two components, यानी output per worker या income per worker जो है हमारी, उसके दो component है. एक है consumption का component और दूसरा हमने कहा था saving का component. But then we also said कि within this model और जो equations हमने ली और certain assumptions के साथ हमारी savings are equal to investments. Therefore, this Y1 is decomposed into C1, which is the consumption function or consumption portion, and then I1, which is the investment portion. So what we see here is कि Y1 is the total difference starting from K1 up to the production function F of K, and then the difference between the investments and F of K, which is C1, that is the consumption, and then from K1 up to S of F of K is our I1 or the investments. तो ये तो था हमारा investments. अब दूसरी तरफ हमने ये कहा कि हमारे कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के साथ जो है वो इजाफा होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन का कंपोनेंट, कि डिप्रिसिएशन के बढ़ने के साथ साथ हमारी कैपिटल जो है वो डिक्लाइन करेगा. अब डिप्रिसिएशन क्या है कि जब ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कैपिटल स्टॉक जो है वो यूज होता है, तो उसकी वजह से कैपिटल स्टॉक में वियर एंड टियर आ जाता है, जिससे उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है. तो लेट्स लुक एट दिस स्लाइड वेयर वी हैव ड्रॉन द डिप्रिसिएशन कर्व. सो हियर वी हैव टेकन the lowercase letter delta, Greek letter delta, to represent the rate of depreciation. So it reflects the fraction of the capital stock that wears out each period. So if we take the capital per worker on the x-axis and we take the depreciation per worker, which is the delta K, on the y-axis, then delta K, which is reflecting the depreciation, is an upward sloping curve. अब अगर हम इस upward sloping curve को गौर से देखें तो हमारा इसका स्लोप जो है दैट इज फिक्स्ड, यानी एक फिक्स परसेंटेज जो है ऑफ द कैपिटल वो आपकी वियर एंड टियर में डिक्लाइन करती है कैपिटल स्टॉक को. लेकिन जब हमने बात की थी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को, तो वहां हमने ये देखा था कि दे वर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द कैपिटल. लेकिन डिप्रिसिएशन की सिचुएशन में वी हैव अज्यूम्ड कि हमारे पास डेल्टा विच इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व बेसिकली दैट इज फिक्स्ड, एंड हर साल जो है हमारे कैपिटल स्टॉक में जो कमी आती है दैट कमी इज बेस्ड ऑन दैट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द
डेल्टा। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन की। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में जब हम स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स की बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि इन्वेस्टमेंट जब एक्यूमुलेट हो जाती है तो उससे हमारा कैपिटल स्टॉक जो है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन सोलो मॉडल में कैपिटल एक्यूमुलेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट है कैपिटल में चेंज के। एक है चेंज पॉजिटिव जो कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के साथ कैपिटल स्टॉक को बढ़ा देती है, और दूसरी हमारे पास चेंज जो है वो नेगेटिव है जो कि डिप्रिसिएशन के बढ़ने के साथ कैपिटल को कम कर देती है। In summary, we have summarized the capital accumulation in the Solow model on this particular slide here, that the change in capital stock is equal to investments minus the depreciation. Delta K is the change in capital stock which is equal to I minus lowercase delta k, which is the depreciation. Since we have already said that our I is equal to S of f of k, this becomes our delta k is equal to S f of k minus the delta k. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है change in capital is equal to number one the investments lowercase letter I minus the lowercase Greek letter delta into k which is the depreciation. और यही equation जो है for the motion of k is the central equation for the Solow's model. So that equation is reflected on this particular slide here. The equation of motion for k, which is the change in k, delta k is equal to S of f of k minus delta k, where S f of k is our I minus delta k is the depreciation. यानी capital में जो change आ रही है that is due to the investments minus the depreciation. And this is the central equation for the Solow model, and this equation basically determines the behavior of capital over a period of time, and then the changes in the capital stock, they determine the values of the other endogenous variables, because these other variables they are dependent on the change in the capital. And what are those other variables? They are the income per person and the consumption per person. So we have reflected that on this slide. Okay, income per person lowercase letter y is equal to f of k, and the consumption per person is the lowercase letter c which is equal to 1 minus s into f of k. अब इस motion equation के बाद we are looking at the steady state. This basically is the equation for the steady state. Steady state में हम क्या कर रहे हैं? We are saying कि this is a situation in which there is no more tendency for change. In other words, हम ये कह रहे हैं कि change in k is equal to 0. But first of all, हमारी the equation, central equation for the motion of k जो है that is change in k is equal to s f of k minus the delta k. So steady state में हमारे पास change in k will be equal to 0. Therefore, हमारे पास s f of k minus the delta k will be equal to 0, और हमारी s f of k which is investments will be equal to the depreciation. So we have summarized this on this particular slide here, that if investment is just enough to cover the depreciation, जैसे कि मैंने अभी कहा कि s f of k which is the investment, if that is equal to delta k which is the depreciation, then the capital per vehicle will remain constant, and then change in k will be equal to 0. This constant value which we can denote with k star is called the steady state capital stock. यानी कि हमारे पास steady state में capital stock की जो value है, if we write k star, then at that value हमारे पास investments will be exactly equal to the depreciation. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी steady state की equations को with the help of the graph discuss करेंगे, and then we'll also talk about the certain other related topics. लेकिन इससे पहले कि हम आज का लेक्चर जो है वो फिनिश करें, I would like कि हम जो है वो समराइज करें कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए. आज के लेक्चर में बेसिकली हमने शुरू किया with another important topic in macroeconomics, and that is the topic of the growth. हमने ये कहा कि over a period of time, regardless of
the stage of the development for any economy, यानी कि developed हो, developing हो या underdeveloped हो, सारी economies जो हैं they experience growth in their standard of living, increase in their standard of living, and behind the scene we are trying to find out कि what are the factors जिसकी वजह से हमारी जो है growth in economies जो है that takes place. तो इस phenomena को explain करने के लिए we use the famous सोलो मॉडल, और सोलो मॉडल में हमने ये कहा कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन इज नो लॉन्गर फिक्स्ड, हमारा फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स जो हैं कैपिटल एंड लेबर दे आर आल्सो नॉट फिक्स्ड. हमने ये देखना चाहा कि ग्रोथ इन कैपिटल, ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड द सेविंग्स रेट, हाउ दे डिटरमिन द ग्रोथ इन द इकोनॉमी और पर वर्कर आउटपुट लेवल. उसमें हमने कुछ सिंप्लीफाइड अजम्पशंस ली, जिसमें हमने ये कहा कि लेट्स अज्यूम कि इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी जिसमें जो है हमारे पास इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का एलिमेंट मौजूद नहीं था. फॉर सम टाइम हमने ये भी कहा कि हमारे पास रूल ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट देयर, विच मीन्स कि हमारे पास जी विच इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टी विच इज द गवर्नमेंट टैक्सेस वो भी मौजूद नहीं है. फिर हमने ये कहा कि अगर हम सारी वैल्यूज को पर वर्कर टर्म में ले लें, हमने आउटपुट पर वर्कर लोअर केस लेटर y विच इज इक्वल टू कैपिटल लेटर Y डिवाइडेड बाय L डिफाइन किया. देन हमने कंजम्पशन पर वर्कर को लोअर केस लेटर C से डिफाइन किया, एंड देन I को हमने इन्वेस्टमेंट पर वर्कर विच इज I डिवाइडेड बाय Y. इन सारी वैल्यूज को हमने पर वर्कर टर्म में लेके वी इन टुडेज लेक्चर ओनली लुक्ड एट कि हमारा जब कैपिटल चेंज होता है, पर वर्कर कैपिटल चेंज होता है, तो उससे हमारी आउटपुट में क्या चेंजेस आती हैं. और फाइनली जब हमने कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात की तो उस सिलसिले में भी हमने ये कहा कि हमारा कैपिटल जो है उसमें दो तरह से चेंजेस आती हैं. एक ये है कि जैसे हमने प्रीवियस मॉडल्स में भी कहा था कि हमारा इन्वेस्टमेंट्स एक फ्लो वेरिएबल है, और जब इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती चली जाती हैं तो हमारा स्टॉक वेरिएबल विच इज कैपिटल वो भी बढ़ जाता है. लेकिन आज के लेक्चर में सोलो मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये भी कहा कि एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से हमारा कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन के बढ़ने से हमारा कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा. तो इसी सूरत हाल को हमने जो है वो एक इक्वेशन की शक्ल में लिखा, जिसको हमने ये कहा कि दिस इज द मोशन फॉर कैपिटल इक्वेशन फॉर द सोलो मॉडल, और वही इक्वेशन जो है हमारी सेंट्रल इक्वेशन थी फॉर द सोलो मॉडल. और उसको हमने ये लिखा कि चेंज इन द कैपिटल स्टॉक इज इक्वल टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स माइनस द डेप्रिसिएशन, कि जितनी इन्वेस्टमेंट्स हुई है वो माइनस डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन कैपिटल. और फाइनली आज के लेक्चर में हमने बात की स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम की, जिसमें हमने ये कहा कि ये वो इक्विलिब्रियम है कि जिसमें फर्दर कोई टेंडेंसी नहीं होती चेंज की. और फिर हमने ये कहा कि हमारा स्टेडी स्टेट कैपिटल स्टॉक जो है if we denote it with K star, कि K star वो कैपिटल स्टॉक है जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट जो है एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी डेप्रिसिएशन के, एंड देयरफॉर देयर विल नॉट बी एनी टेंडेंसी फॉर फर्दर चेंज इन दैट कैपिटल स्टॉक. क्योंकि हमने पहले ही कहा कि कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के साथ इजाफा होता है और डेप्रिसिएशन के साथ कमी होती है. इसलिए अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्जैक्टली डिप्रिसिएशन के बराबर हो जाए तो हमारा कैपिटल स्टॉक की जो वैल्यू है दैट विल रिमेन फिक्स्ड, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन दैट पर्टिकुलर कैपिटल स्टॉक. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में देखेंगे कि क्या चेंजेस आती हैं, और ग्राफ के साथ इसको एनालाइज करेंगे कि जब कैपिटल स्टॉक में चेंजेस आती हैं तो इसके साथ हमारे जो एलाइड डिपेंडेंट या एंडोजिनस वेरिएबल्स हैं जो कि डिपेंडेंट है कैपिटल स्टॉक के ऊपर, यानी कि कंजम्पशन और आउटपुट पर वर्कर, उनमें जो है वो किस तरह की चेंजेस आती हैं. और फाइनली जो है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर सेविंग रेट्स जो हैं वो चेंज हो जाएं, जो कि अभी हमने ये कहा था कि दे आर एक्सोजेनसली डिटरमिन्ड, यानी मॉडल के अंदर जो है वो सेविंग रेट जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन अगर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर हमारा सेविंग रेट चेंज हो जाए तो उससे जो है हमारे स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आएंगी. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी. डॉक्टर तलत को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.